भाग 2। समर्पण और कठिनाई के वर्ष। जीविका के अन्य साधनों के बिना ओकी ने अपनी बेटी सुने को अपनी बड़ी बहन के घर छोड़ने और स्कूल लौटने का कठिन निर्णय लिया। वह शिक्षण छोड़ नहीं सकती थी। शिक्षक का पेशा उसकी एकमात्र आशा और जीवित रहने का साधन था। छात्रों को पढ़ाना जीवन की कठोर वास्तविकताओं से अस्थायी बचाव था। जब उसने कक्षा के सामने चौक थाम रखा था और अपने छात्रों को ज्ञान दिया, तो वह क्षण भर के लिए अपने दर्द को भूल सकती थी। उसकी आवाज कक्षा में गूंज उठी और बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। हर सुबह वह अपने बेटी के सोते चेहरे को भारी दिल से देखती थी। स्कूल जाने से पहले उसे अपनी बेटी के लिए अपराध बोध और बोझ महसूस होता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जीवन की कठिनाइयों ने उसके टखनों को बांध दिया और उसके दिल पर भारी बोझ डाल दिया। जंजीरों से बंधे होने की तरह वह मुक्त नहीं हो सकी। 1952 में ओकी ने होप सिटी के एक लड़कियों के मध्य विद्यालय में 30 वर्षों की शिक्षण सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई। उसके युवा और जुनून से भरे साल बीत चुके थे। जब उसने अपनी आखिरी कक्षा समाप्त की और मंच से उतरी, तो उसकी आंखों में भावनाओं का मिश्रण था। अपने सहकर्मियों की गर्मजोशी और अपने छात्रों की इच्छा शक्ति भरी नज़रों के बावजूद उसका दिल केवल अपनी बेटी सुने पर केंद्रित था। उसके कदम अब हल्के नहीं थे। उसका जीवन अब केवल उसकी बेटी के लिए भरा होने वाला था। अपनी बेटी की रक्षा करने की क्षमता का आराम कक्षा छोड़ने के पछतावे से अधिक था। उसने अपनी शिक्षण करियर से प्राप्त आत्म साक्षात्कार की खुशी को अपनी बेटी के लिए स्वेच्छा से छोड़ दिया। सेवानिवृत्त होने के बाद ओकी के मन में एक ही विचार हावी था, मेरी बेटी की स्थिति बिगड़ गई है और मैंने उसे कमरे में अकेला छोड़ने के लिए अपने पेशे को बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। यह विचार उसके दिल में दर्द के साथ चुभ गया। यह ऐसा झटका था जैसे सिर पर हथौड़े से जोर से मारा गया हो। वह अपनी बेटी को पर्याप्त प्यार और देखभाल न देने के अपराध बोध से पीड़ित थी। जब उसकी बेटी बिस्तर पर लेटी हुई छत को देख रही थी, ओकी को दुनिया में बहुत अधिक आनंद लेने के लिए अपराध बोध से अभिभूत महसूस हुआ। उसके सीने में एक अपराध बोध का गिल्ट उभरा, जिसने उसके दिल को एक मजबूती से बंद दरवाजे की तरह रोक दिया। अपनी शिक्षण करियर को छोड़ने के बाद ओकी ने अपने जीवन को केवल अपनी बेटी के लिए जीने का निर्णय लिया। उसके शेष वर्ष उसकी बेटी के लिए एक प्रकाश बनने वाले थे। उसका जीवन अब उसकी बेटी के लिए समर्पित एक महान बलिदान था। ओकी ने अपनी बेटी को पढ़ना और लिखना सिखाना शुरू किया। उसने विश्वास किया कि अपनी बेटी के मन को पोषित करना उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के समान महत्वपूर्ण है। वह अपनी बेटी के मन को जागृत करना चाहती थी और उसे दुनिया के साथ संवाद करने का एक मार्ग खोलना चाहती थी। उसने कागज पर अक्षर लिखे, अपनी बेटी को न केवल हंगुल बल्कि चीनी अक्षर भी सिखाए, जो अपनी बेटी के लिए कलम नहीं पकड़ सकी। ओकी ने हर अक्षर को ध्यान से लिखा, जैसे एक सजग कलाकार एक पेंटिंग में आत्मा डालता है। उसने अपनी बेटी को ज्ञान इम्पार्ट किया। उसने अपनी बेटी को स्कूल की पाठ्य पुस्तकें और साहित्यिक कृतियां पढ़कर सुनाई। उसने अपनी बेटी के कानों में सुंदर कविता की पंक्तियां फुसफुसाईं और उसे दुनिया की महान कहानियां सुनाईं। सुने ने जल्दी से पढ़ना और लिखना सीख लिया। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद उसका मन तेज और उज्ज्वल था। कभी कभी वह कविताएं पढ़ती थी जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थीं। हर बार जब उसकी छोटी आवाज कमरे में गूंजती थी, ओकी का दिल खुशी से भर जाता था। ओकी हमेशा याद रखती थी कि हालांकि उसकी बेटी अपने शरीर को हिला नहीं सकती थी, उसका मन तेज था। उसकी बेटी की छोटी वृद्ध ओखे के लिए दुनिया के किसी भी गहने से अधिक कीमती उपहार थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उसके जीवन में आशा की एक किरण वापस ला दी। अपनी बेटी की छोटी मुस्कान के साथ ऐसा लगा जैसे उसका सारा दर्द पिघल गया हो।
उसकी समर्पण सूखी मिट्टी में लगाए गए बीज की तरह खिल उठा, उसकी बेटी की बुद्धिमत्ता में खिलता हुआ। आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्कार। इस गहन चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हम मौजोंग एस सिविल यानी एक माह के साल कहानी के दूसरे हिस्से पर बात कर रहे हैं, जी हाँ, जिसका शीर्षक है हंशन का गोनाने सेवल, यानी समर्पण और कठिनाई से भरे साल। और याद दिला दें, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, पर थोड़ी रूपांतरित कहानी है। हाँ। पिछली बार हमने 1939 की बात की थी। ओखी एक शिक्षिका थी, उनकी बेटी सुने के साथ वो हादसा हुआ, वो लकवाग्रस्त हो गई और फिर पति भी छोड़कर चले गए। जी, एक बहुत ही मुश्किल शुरुआत थी। बिल्कुल। ओखी ने बेटी के इलाज के लिए सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। तो अब सवाल ये है कि इन सब त्रासदियों के बाद जिंदगी आगे कैसे बढ़ी? ओखी ने अपना और बेटी का गुजारा कैसे किया होगा? देखिए, उनके सामने चुनौती तो बहुत बड़ी थी। पति थे नहीं, बेटी की हालत वैसी, और आजीविका का कोई जरिया दिख नहीं रहा था। हाँ। तो उन्हें एक बहुत ही कठिन फैसला लेना पड़ा। उन्होंने सुने को, मतलब अपनी बेटी को, कुछ वक्त के लिए अपनी बड़ी बहन के पास छोड़ा ओह। और खुद पढ़ाने के लिए स्कूल लौट गईं। असल में यही एक उम्मीद थी, इसी से वो अपना और बेटे का भविष्य थोड़ा सुरक्षित कर सकती थीं। पर अपनी बीमार बेटी को जो चल फिर नहीं सकते, उसे किसी और के पास छोड़कर काम पर लौटना सोचकर ही लगता है कितना भारी फैसला रहा होगा ये। भारी तो था ही, और इसके साथ एक गहरा अपराध बोध भी जुड़ा था। जाहिर है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये जीने की, जिंदा रहने की एक जरूरत थी, लेकिन इसकी एक कीमत थी। हाँ, वो अपराध बोध की कीमत, वो उन्हें महसूस होता रहा होगा लगातार। बिल्कुल, लगातार। उन्होंने इसी तरह पूरे 30 साल पढ़ाया। 30 साल? जी हाँ, 30 साल। और फिर 1953 में हिमांग शहर के गर्ल्स मिडिल स्कूल से वो रिटायर हुई। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि रिटायरमेंट के बाद वो अपराध बोध, वो गिल्ट कम होने के बजाय और बढ़ गया। बढ़िया, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्यों? उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्होंने काम के चक्कर में, काम को बहाना बनाकर अपनी बीमार बेटी को अकेला छोड़ दिया। उसकी देखभाल में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो ये एक दिलचस्प मोड़ है कहानी में। रिटायरमेंट के बाद जहां लोग सोचते हैं चलो अब आराम करेंगे, यहाँ अपराध बोध और गहरा हो गया। हाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी पूरी तरह सुनाई के नाम कर दी? हाँ, असल में यही हुआ। रिटायरमेंट के बाद उनका एक ही मकसद रह गया, सुने। उनका पूरा जीवन बस अपनी बेटी के आसपास ही घूमने लगा। पर यहाँ एक बहुत ही असाधारण बात हुई। उन्हें ये एहसास हुआ कि सुने इतने सालों से बिस्तर पर भले ही है, शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन उसका दिमाग वो बहुत तेज है, उसमें जानने की इच्छा है। अच्छा। तो ओकी ने ये तय किया कि वो सिर्फ उसकी देखभाल नहीं करेंगी, मतलब सिर्फ शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं करेंगी, बल्कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगी, उसे शिक्षित करेंगी। पढ़ाएंगी एक ऐसी बेटी को जो हिल डुल तक नहीं सकती? ये कैसे मुमकिन हुआ? यहाँ कहानी वाकई बहुत बहुत मार्मिक हो जाती है। उन्होंने बड़े सब्र से काम लिया। वो कागज पर अक्षर लिखती और सुने को दिखाती, उसे हंग्योल यानी कोरियाई वर्णमाला और हांगजा जो चीनी अक्षर होते हैं वो सिखाना शुरू किया। कमाल है। जी, वो घंटों उसके बिस्तर के पास बैठ जाती थीं, पाठ्य पुस्तकें, कहानियों की किताबें, कविताएं जोर जोर से पढ़कर सुनाती थीं। और सुने, क्या वो सीख पा रही थीं? हाँ बिल्कुल, सुने ने सीखना शुरू किया और वो इतनी तेज निकली कि जल्दी पढ़ी हुई कविताएं याद करके सुनाने भी लगी। ये तो अद्भुत है। ओखी ने ये समझा कि देखभाल का मतलब सिर्फ शरीर का ध्यान रखना नहीं होता। सही कहा। उन्होंने सुने के दिमाग को, उसकी बुद्धि को जिंदा रखा, उसे पोषित किया। ये रिश्ता फिर सिर्फ माँ बेटी का नहीं रहा, ये तो एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता भी बन गया। बिल्कुल, दो जुड़े हुए मन कह सकते हैं आप। ये जो बौद्धिक जुड़ाव था ना, ये उनके रिश्ते का एक बहुत खास, बहुत अहम हिस्सा बन गया। हाँ। ओकी हमेशा कहती थी कि उनकी बेटी बहुत बुद्धिमान है। वो हमेशा उसे सीखने के लिए हिम्मत देती रही। ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ एक मरीज या बेबस की तरह नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसे एक सक्षम इंसान के तौर पर देखा, जिसका मन आजाद था, भले शरीर साथ न दे रहा हो। तो ये पूरा दौर, 30 साल की वो नौकरी, अपराध बोध के साथ जीना और फिर रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा बेटी के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की देखभाल में लगा देना। जी,
ये मातृत्व के समर्पण की और मुश्किल हालात में भी टिके रहने की एक अविश्वसनीय मिसाल पेश करता है। निश्चित रूप से। और यही दौर है जो आगे आने वाले दशकों की, मतलब सालों साल की बिना थके की जाने वाली सेवा की नींव रखता है। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मुश्किलें अभी और आनी थीं। जैसे जैसे ओखी खुद बुजुर्ग होती गईं, देखभाल का ये सफर और भी मुश्किल होता गया होगा। सही बात है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि जब देखभाल करने वाला खुद कमजोर पड़ने लगे, जब उसकी अपनी उम्र साथ ना दे रही हो, तब क्या होता है? सचमुच ये सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। बुढ़ापे की अपनी परेशानियां होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं के साथ ओखी ने सुनिए की देखभाल कैसे जारी रखी होगी। हाँ, किन नई चुनौतियों का सामना किया होगा उन्होंने। खैर, इस मार्मिक कहानी के तीसरे भाग में हम इसी पहलू पर और गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल, अगली बार इसी पर चर्चा होगी। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।